यहाँ पे हम लोग जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। व्हाट इज द जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन? इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ओके, तो बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें जो है हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, देन फर्स्ट वन दैट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। जो आप लोग जानते हैं एनीबॉडी? ओके, आप लोग जान रहे हो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कहता क्या है कि एनर्जी को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, है ना? ये है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जस्ट टेल मी। ओके, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। ओके, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बेस्ड है हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जैसे ये हमारा जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, ओके, ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम लोग इनपुट क्या दिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दिए। ओके, तो वो क्या कर रहा है? कुछ एनर्जी स्टोर किया एंड मैकेनिकल आउटपुट है। गॉट इट? मैकेनिकल आउटपुट क्या हम लोग बोल सकते हैं? मैकेनिकल वर्क डन हुआ। ऑफकोर्स हम लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देते हैं तो जो हमारा जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट है, उस करंट को के इफेक्ट को हम यूटिलाइज किए। यूटिलाइज करने के बाद जो है कुछ एनर्जी वहाँ स्टोर हुआ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मूविंग सिस्टम है वो मूविंग सिस्टम मूव किया। तो मूव करने के कॉरस्पॉन्डिंग उसमें मैकेनिकल वर्क डन हुआ। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? जस्ट टेल मी यस और नो। ओके, तो जो मैकेनिकल वर्क डन हुआ वही हमारा मैकेनिकल वर्क डन आउटपुट के रूप में आया, है ना? तो यहाँ पे अब हम लोग इनिशियल कंडीशन अगर फाइंड आउट करें, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या था? सपोज करो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है है ना? तो इनिशियल कंडीशन मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे थे उसमें इनिशियल कंडीशन यानी कि इनिशियल करंट क्या था, एंगुलर डिफ्लेक्शन क्या था, ओके, वो सब। तो इनिशियल करंट आई है मान लेते हैं, एंगुलर डिफ्लेक्शन जो है वो थीटा है। ओके, और सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो एल, है ना? ये ऐसा हो गया। अब हम लोग क्या किए? स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई की। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई की टू द सिस्टम। ओके, मान लेते हैं वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है वो डी आई, यानी कि कुछ अमाउंट से करंट को इंक्रीज किए, कुछ अमाउंट से करंट को इंक्रीज किए। ओके, सिस्टम में दिए तो करंट हम लोग फ्लो करवाए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, यानी कि कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ेगा। इनिशियल करंट हमारा आई था तो उस आई के कॉरस्पॉन्डिंग जो है डिफ्लेक्शन थीटा हुआ। हम लोग जो सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ बात कर रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पे मान लो इंडक्टेंस है। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट जो है, ओके, आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी कॉइल के क्रॉस हम लोग वोल्टेज सोर्स लगाते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है, ओके, एक इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये ईएमएफ इंड्यूस जो है एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है। यही है सेल्फ इंडक्टेंस, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, है ना? इसको और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे नेटवर्क थ्योरी में। ओके, जब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पढ़ेंगे तो जब एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है जिस प्रॉपर्टी के कारण, वो सेल्फ इंड्यूस हुआ। ओके, खुद से इंड्यूस हुआ, देन दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। वही अगर जो है
इसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसके पास में अगर दूसरा कॉइल रखा हुआ है और उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, देन दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, यहाँ पे तो एक ही कॉइल है हमारे पास, फिक्स कॉइल, ऑल ऑफ यू नो। नहीं, यहाँ पे एक ही कॉइल है ना, फिक्स कॉइल, और दूसरा कॉइल तो आपको दिखा नहीं, इसलिए यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है। वही अगर आप आगे देखेंगे, आगे जाके आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस भी मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बात करेंगे। तो हम लोग इनिशियल जब करंट दिए, तो करंट देने के कारण जो पॉइंटर है मूव करके थीटा पे आ गया। उस समय इंडक्टेंस एल था, एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा था। ओके, और इनिशियल कंडीशन हमारा वही है, इनिशियल करंट आई। जैसे हम लोग थोड़ा सा करंट बढ़ाए, तो थोड़ा सा करंट बढ़ाए उसके कोरस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन भी चेंज होगा। ओके, यानी कि फाइनल कंडीशन अगर हम लोग देखें, फाइनल कंडीशन, तो फाइनल करंट क्या होगा, आई प्लस डी आई, करंट इंक्रीज करके। टेल मी। ओके, फाइनल एंगुलर डिफ्लेक्शन क्या हो गया, थीटा प्लस डी थीटा, उसकी कोरस्पॉन्डिंग थीटा हमारा चेंज हुआ। एल के कोरस्पॉन्डिंग क्या हुआ, सेल्फ इंडक्टेंस एल प्लस डी। ओके, दिस वन। अब यहाँ पे उसके कोरस्पॉन्डिंग थीटा से जब प्लस डी थीटा आया, उस समय जो टॉर्क लग रहा था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में टी डी लग रहा था। तो ये जो हमारा है, और ये यहाँ पे पॉइंटेड था, सपोज ये पॉइंटेड है। ओके, शुरू में एंगल थीटा था। ओके, जब करंट बढ़ा एंगल हो गया डी थीटा बढ़ गया। ओके, इसमें इस पे टॉर्क कितना लग रहा था, टी डी। इसमें टॉप टीडी लग रहा था आपको, एक्चुअली शुरू से टॉप टीडी लग रहा था, है ना, शुरू से टॉप टीडी लग रहा था। बट जैसे ही करंट इंक्रीज किया, ओके, तो यहाँ पे करंट को इंक्रीज करने का थीटा से डी थीटा गया, तो यहाँ पे तो टीडी ही लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्डन हो रहा है, वर्डन हम लोग जानते हैं, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जानते हो या नहीं जानते हो, टेल मी। ओके, जिस तरह से हम लोग जो है लीनियर मोशन में या लीनियर डिस्प्लेसमेंट के कोरस्पॉन्डिंग वर्क डन लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग एंगुलर मोशन में लिखते हैं टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट। तो यहाँ पे जो टोटल मैकेनिकल वर्क डन हो गया, टोटल मैकेनिकल वर्क डन दैट इज टी डी इंटू डी थीटा लिख सकते हैं। गॉट इट। अब इनिशियल जो स्टोर्ड एनर्जी है, जब मैं इंडक्टर पर आ रहा था, उसमें इंडक्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी जो स्टोर होता है, मैंने कितना बताया, हाफ एल आई स्क्वायर। मैंने बताया हो ना, टोटल एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, तो इनिशियली हो गया हाफ एल आई स्क्वायर। ओके, तो फाइनल स्टोर एनर्जी कितना होगा, हाफ एल प्लस डी एल आई प्लस डी आई होल स्क्वायर लिख सकते हैं। टेल मी, लिख सकते हैं, है ना। ओके, नाउ टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट मान लेते हैं, उस समय जो है वोल्टेज है हमारे पास ई और करंट है आई। तो ये तो पावर हो गया, और पावर इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी। तो उसमें जितना टाइम लगा इसको आई से डी आई बढ़ने में, आई से आई प्लस डी आई होने में, उसमें टाइम होगा मान लीजिए डी टी, यानी कि स्मॉल इंक्रीमेंट। हाँ, in the small increment of the time dt there will be increase in current di, okay, increase in angular displacement d theta, increase in self inductance dl। got it, लोग बोल सकते हैं, है ना। ना यहाँ पे ई जो है, ई
ई जो है ये ईएमएफ इंड्यूस्ड है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जानते हैं ई इक्वल टू, ओके, हम लोग जानते हैं ई इक्वल टू डी इन फाइव आई डी टी, जहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है। ध्यान से सुनिएगा, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके एग्जाम में आएगा, है ना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। गॉट इट, ये आपको आएगा वहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना, पहले देखो डी लैम्डा बाई डी टी, लैम्डा इक्वल टू एन फाइव मैंने बताया था शुरू में मेजरमेंट में, बताया हो ना। देन इसको लिख सकते हैं डी एन फाइव आई डी टी। ओके, एक मैंने ये भी बताया था एल इक्वल टू एन फाइव आई आई, इंडक्टेंस जब पढ़ा रहा था, जो मैंने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड है ये, नहीं। ओके, एन फाइव आई आई, तो एन फाइव को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल आई लिख सकते हैं, टेल में। देन इसको लिख सकते हैं डी एन आई बाई डी टी, लिख सकते हैं आप, सॉरी एन आई नहीं, एल आई बाई डी टी लिख सकते हैं, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं। नाउ ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी प्लस आई डी एल बाई डी टी लिख सकते हैं, टेल मी। कैपिटल आई माने हैं क्या हम लोग, कैपिटल आई माने तो कैपिटल आई मानेंगे, लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई किए, तो ये एल आई और ये आई स्क्वायर लिख सकते हैं, टेल मी। ओके, अब इसको ये भी लिख सकते हैं ई आई डी टी इधर चला आया, देन एल आई डी आई प्लस आई स्क्वायर डी एल लिख सकते हैं, टेल मी, लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन का, है ना। ना फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन क्या था, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड लिखते हैं, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड, नहीं लिख सकते हैं ना हम लोग, प्लस मैकेनिकल वर्क डन। तो टोटल एनर्जी इनपुट हमारा क्या हुआ, ई आई डी टी, देन ई आई डी टी इक्वल टू क्या है, एल आई डी आई प्लस आई स्क्वायर डी एल, चेंज इन एनर्जी स्टोर, यानी कि फाइनल एनर्जी स्टोर माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज ही हो रहा है ना एनर्जी में। ओके, देन हाफ एल प्लस डी एल आई प्लस डी आई होल स्क्वायर माइनस हाफ एल आई स्क्वायर, चेंज ही हो रहा है। मैकेनिकल वर्क डन कितना हो रहा है, पी डी डी टी लिख सकते हैं हम लोग, जस्ट टेल मी। Now एल आई डी आई प्लस आई स्क्वायर डी एल हाफ एल प्लस डी एल आई स्क्वायर प्लस डी आई होल स्क्वायर प्लस टू आई डी आई माइनस हाफ एल आई स्क्वायर प्लस डी डी टी लिख सकते हैं।
चलिए देख सकते हैं, है ना। नाउ LIDI प्लस आई स्क्वायर डी एल, उसको फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। हाफ LI स्क्वायर, फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस हाफ LDI होल स्क्वायर, फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, LIDI प्लस अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाफ आई स्क्वायर डी एल प्लस हाफ DL DI होल स्क्वायर प्लस हाफ हाफ कैंसिल, आई DI DL माइनस हाफ LI स्क्वायर प्लस PD इंटू डी थीटा लिख सकते हैं। चलिए सिंपल मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो है, अब सोचो DI बहुत छोटा एलिमेंट है ना, DI बहुत छोटा एलिमेंट है, उसमें DI का होल स्क्वायर कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा। DI DL भी बहुत छोटा है ना, उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें तो और छोटा हो जाएगा। जितना भी आपका इस तरह का टर्म है, होल स्क्वायर या जो भी हायर टर्म आ रहा है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसका वैल्यू जो है वो क्या है, वो बहुत कम है ना, तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्ट करने पे जो है, और जो भी कैंसिलेशन, वो कैंसिलेशन करने पे देखो ये कैंसिल है ना, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसको नेग्लेक्ट कर दिए क्योंकि होल स्क्वायर है, ये भी आपका होल स्क्वायर इंटू DL है, इसको नेग्लेक्ट कर दिए, अब ये भी नेग्लेक्ट। ओके, बस क्या क्या आपका आई स्क्वायर DL और हाफ आई स्क्वायर DL, तो ये इधर चला गया, ये क्या हो गया, हाफ आई स्क्वायर DL, और ये बच गया PD डी थीटा लिख सकते हैं। चलिए ओके, जस्ट राइट इन द चैट प्लीज। ओके, नाउ PD इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर DL/, this is the derivation of deflecting torque. In the case of moving iron instrument. Okay, I think no problem, है ना, नहीं ना, तो आगे बढ़ता हूँ मैं फिर। अब हम लोग देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। दिस इसका एडवांटेज क्या है, सबसे पहले इसका एडवांटेज है कि हम लोग AC और DC दोनों पैरामीटर को इसको मेजर कर सकते हैं, पहला। ओके, दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो कॉइल है वो फिक्स सिस्टम, जब फिक्स सिस्टम हो, इन दैट केस जो है हम लोग उसमें हाइयर करंट भी फ्लो करवा सकते हैं, यानी कि
वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसके थ्रू फ्लो करवा सकते हैं थ्रू द फिक्स सिस्टम, जहाँ पे इसका रेंज जो है, ओके, इट कैन बी डिजाइंड अप टू द रेंज ऑफ 50 एम्पियर, यानी कि 50 एम्पियर तक इसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कि हम लोग आमीटर के रेंज को बढ़ाते कैसे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसको आमीटर शंट कहते हैं। आमीटर शंट, ओके, यानी कि हम लोग जो बात कर रहे हैं सिंपल, तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, शंट का यूज करके हम लोग इसके रेंज को ही बढ़ा सकते हैं, बट विदाउट यूजिंग द शंट। शंट होता क्या है, यानी कि शंट रेसिस्टेंस लगा दी, यानी कि रेसिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे अमीटर शंट, पढ़ना है आप लोग को। तो शंट का यूज किए बिना जो है हम लोग इसका जो है 50 एम्पियर तक रेंज हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि 50 एम्पियर तक हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया, टी डी इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर डी थीटा, यानी कि टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। याद रखेंगे, ये मेजरमेंट में बार बार मिलेगा। इसको कहते हैं स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स। स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स यानी कि जिस पैरामीटर को आप मेजर कर रहे हैं उसके स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और जब भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट, याद रखेंगे, जब भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स को फॉलो करेगा तब वो एसी पैरामीटर को मेजर कर सकता है ना। ये इसका एडवांटेज है, इसी कारण से जो है, अब एसी पैरामीटर को तो ये पहले से मेजर कर रहा है ना, बट एसी पैरामीटर के आरएमएस वैल्यू को मेजर करेगा। ओके, इट मेजर द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी पैरामीटर अंडर मेजरमेंट। एसी पैरामीटर मेजर कर रहा है ना, कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है। अब अगर यहाँ पे ये स्क्वायर है ना, टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, then it follow the rule of square law. Hence, it measure the RMS value of the AC parameter under measurement. Okay, तो ये सारा एडवांटेजेस था। अब अगर हम लोग डिसएडवांटेज का बात करें, डिसएडवांटेजेस का, ओके, तो डिसएडवांटेजेस, तो इसका जो स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स है, ओके, क्योंकि ये टी डी है और आई स्क्वायर है, तो आगे हम लोग टी डी इक्वल टू टी सी करेंगे। ओके, तो आई स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा। ऑफकोर्स टी डी इक्वल टू जब टी सी करेंगे तो हाफ आई स्क्वायर डी थीटा, हमारा चेंज यहाँ पे आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये आई स्क्वायर, अब टी सी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा का, तो ये आई स्क्वायर थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि थीटा को हम लोग बोल सकते हैं थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ए स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स है। ओके, स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स है, तो यहाँ पे स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स का डिसएडवांटेज क्या है कि वो जो स्केल हम लोग यूज कर रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, यानी कि यूनिफॉर्म स्केल नहीं होगा। यानी कि अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, आपको याद होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो ग्राफ इसका कैसे आता है, पैराबोलिक, है ना। तो ये y यहाँ पे क्या है, थीटा, और ये क्या है, आई स्क्वायर, तो पैराबोलिक जाएगा। तो जो स्केल हम लोग को यूटिलाइज करना होगा वो लीनियर स्केल नहीं होके वो पैराबोलिक यानी कि नॉन यूनिफॉर्म नेचर का होगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज के रूप में हम लोग बात करते हैं ना। यहाँ पे क्योंकि ऑपरेटिंग फील्ड हमारा वीक है, तो ऑपरेटिंग फील्ड वीक है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कमजोर होने के कारण जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू होगा वो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है किसके कारण आ रहा है, करंट के कारण, आपको दिख रहा है करंट के कारण है ना। अगर ये करंट के चलते जो है मैग्नेटिक फील्ड ही आपका वीक है, ओके, तो वो मैग्नेटिक फील्ड वीक होने के कारण जो टी डी होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, उसका भी वैल्यू कम होगा, नहीं, उसका भी वैल्यू कम होगा। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर टी डी का वैल्यू कम है तो टॉर्क इज टू वेट रेशियो मैंने बताया था, ओके, टी डी टॉर्क इज टू वेट रेशियो वो भी हमारा कम होगा, मैंने बताया हो ना।
तो टॉर्क वेट रेशियो अगर कम होगा तो वो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है मोर एक्यूरेट होगा या मोर सेंसिटिव होगा या लेस एक्यूरेट होगा। अगर टॉर्क वेट रेशियो कम होगा तो वो इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या होगा, ओके, लो एक्यूरेसी लो सेंसिटिविटी के साथ होगा, यानी कि मोर एक्यूरेट सिस्टम ये नहीं है। ओके, क्यों? बिकॉज ऑफ लेस होगा ना, क्या पढ़ते हैं, ओके, टॉर्क टू वेट रेशियो अगर कम हुआ तो वो इंस्ट्रूमेंट लेस एक्यूरेसी लेस सेंसिटिव होगा। अगर टॉर्क वेट रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो है आपका एक्यूरेट सिस्टम होगा, उतना ज़्यादा जो है आपका सेंसिटिव सिस्टम होगा, है ना। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं कि इट रिक्वायर्स मैग्नेटिक शील्डिंग। मैग्नेटिक शील्डिंग क्यों? ओके, मैग्नेटिक शील्ड ध्यान से देखेंगे, नाम है इसका मैग्नेटिक शील्डिंग, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक को शील्ड कर देना। ओके, हम लोग ऐसा मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ओके, तो वो मैग्नेटिक शील्ड यानी कि ये बाहर का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये बिग ऑपरेटिंग फील्ड है ना, बिग मैग्नेटिक फील्ड, आपको याद होगा कंस्ट्रक्शन अगर थोड़ा बहुत भी, ओके, ये यहाँ पे कॉइल था, ओके, और यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट था, ये मैग्नेटिक फील्ड था। तो ये बिग मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण, ओके, अगर कोई भी पास में इंस्ट्रूमेंट रख दिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मान लेते हैं यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है, तो उसकी चलते मैग्नेटिक फील्ड निकल सकता है। लैब में तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, फील्ड में, लैब में तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या कहीं भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, या पास में आपका एक कॉइल हो सकता है जिसके चलते मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा हो, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है, तो उसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। तो उसके द्वारा जब मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा तो यहाँ पे जो है ये ऑपरेट हो रहा है इसके अपने मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जो वीक है वो पहले से कमजोर है। तो पहले से अगर कमजोर है तो अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में या उसी डायरेक्शन में अगर दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो इसका रीडिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा, उसको एक्स्ट्रा बोलते हैं एक्चुअली, एक्स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, एक्स्ट्रे मतलब जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो उसके द्वारा ये अफेक्टेड होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस होल इंस्ट्रूमेंट को जो है मैग्नेटिकली शील्ड करते हैं। ओके, मैग्नेटिकली शील्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग वुड से कवर कर देते हैं या नॉन मैग्नेटिक पेंटिंग कर देते हैं उसको एक बॉक्स में रख के, सो डैट कि बाहर का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अफेक्ट नहीं करे। गॉट इट, दैट इज द मैग्नेटिक शील्डिंग। क्लियर है? नाउ यहाँ पे हम लोग एसी पैरामीटर और डीसी पैरामीटर इसको दोनों मेजर करते हैं। तो एसी पैरामीटर के लिए अलग कैलिब्रेशन करते हैं, यानी कि एक्यूरेट करते हैं, और डीसी पैरामीटर के लिए हम लोग अलग करते हैं। गॉट इट, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि दोनों पैरामीटर मेजर कर रहे हैं तो दोनों के लिए हम लोग जो है दोनों को कैलिब्रेट करना होगा बार बार। जब एसी को हम मेजर कर रहे तो एसी के लिए कैलिब्रेट करना होगा, डीसी के लिए मेजर कर रहे तो डीसी के लिए कैलिब्रेट करना होगा, यानी कि उसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो है स्केल होगा। ओके, इस तरह, ओके नो, तो ये हो गया हमारा डिसएडवांटेजेस। अब इसमें एरर क्या क्या आ सकता है, ओके, सोर्सेस ऑफ एरर क्या क्या हो सकता है। ओके, सोर्सेस ऑफ एरर, ये समझ आया ना मैग्नेटिक शील्डिंग की बात। ओके, तो सोर्सेस ऑफ एरर क्या हो सकता है। पहला एरर, हम लोग सोर्सेस ऑफ एरर जो हम लोग बात कर रहे हैं एसी और डीसी दोनों के लिए कॉमन, यानी कि आप एसी पैरामीटर मेजर करो या डीसी पैरामीटर मेजर करो, ओके, दोनों के लिए जो है हम लोग यहाँ पे कॉमन एरर क्या है। पहला, आपको दिख रहा था कि यहाँ पे हम लोग कंट्रोल स्प्रिंग लगाते हैं, कंट्रोल स्प्रिंग था नहीं था, तो वहाँ पे स्प्रिंग का जब एक एज हो जाए, यानी कि एजिंग ऑफ स्प्रिंग कहने का मतलब क्या हो गया कि वो स्प्रिंग जो है पुराना हो जाए, ओके, तो वो उसके चलते जो है उसका इलास्टिसिटी
उसका डिफॉर्मेशन, ओके, जो फाइबर स्ट्रेस है उसके चलते एक ईरर आ सकता है। नया स्प्रिंग का पुराने स्प्रिंग जैसे वो बार बार आप कोई भी चीज बार बार आपका जो है फैल रहा है, कंप्रेस हो रहा है, फैल हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो धीरे धीरे उसका क्या होगा, वो जो है इलास्टिसिटी उसका और लूज हो जाएगा, है ना। वो एक समय जैसे एक रबर ही लो आप, फैलाओ सिकराओ फैलाओ सिकराओ, ओके, तो इन दैट केस वो थोड़ा सा पहले से फैल जाएगा, होता है ना भाई। आप कपड़ा भी पहनते हैं वो भी थोड़ा सा फैलता है, वो तो भाई स्प्रिंग है तो वो मटेरियल है ना, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का बना हुआ है, तो वो फैलता है, तो उसके चलते ईरर आ सकता है कि जितना उसका टर्न होना चाहिए उतना टर्न नहीं हो, कि उससे ज़्यादा टर्न हो सकता है, उससे कम टर्न हो सकता है, तो उसके चलते ईरर आ सकता है। अब दूसरा क्या है कि जो भी आप फिक्स कॉइल इस्तेमाल कर रहे हैं, फिक्स कॉइल के रेसिस्टेंस में अगर चेंज हुआ तब भी ईरर आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप फिक्स कॉइल में जो है करंट फ्लो करवाए, करंट फ्लो करवाए, तो करंट फ्लो करवाने का वहाँ पे आई स्क्वायर आर इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा ना। फिर में जैसे करंट कोई भी कंडक्टर में फ्लो करवाइए वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो हीटिंग इफेक्ट आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है टेम्परेचर राइज होगा। फिर में टेम्परेचर राइज होगा, जब टेम्परेचर राइज होगा तो टेम्परेचर बढ़ने का रेसिस्टेंस में चेंज आ सकता है। R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टी, तो वहां पे अगर रेसिस्टेंस चेंज हो गया तो जिस करंट को आप मेजर करना चाह रहे थे, अगर रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो करंट का वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगा। जब करंट ही चेंज हो गया तब जिसको मेजर कर रहे थे वो अब क्या देगा, रॉन्ग रीडिंग देगा, एरर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। ओके, तो ये भी एक तरह का एरर है। ओके, नाउ हमने बात किया अभी अस्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। अस्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बाहर से कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड आया तो इसको ये इफेक्टेड कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऑपरेटिंग फील्ड, जो ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका वीक है, तो उसके चलते भी ईरर आ सकता है। ओके, कि अगर सही ढंग से मैग्नेटिक शील्डिंग नहीं किया गया इन दैट केस उसके चलते भी ईरर आ सकता है। आई थिंक नो प्रॉब्लम, ये कॉमन ईरर था फॉर बोथ एसी एंड डीसी। अब सिर्फ एसी का अगर बात करें इधर, कि अगर हम लोग एसी मेजर कर रहे हैं तो उस समय ईरर क्या हो सकता है। ओके, तो अगर सिर्फ एसी मेजर कर रहे हैं तो अगर मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी, एसी मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं, एसी मतलब वेव फॉर्म, ओके नहीं, ओके, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, साइनोसॉइडल है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो उसके चलते भी ईरर आ सकता है। ओके, वेव फॉर्म चेंज हो गया तो उसके चलते भी ईरर आ सकता है। ईरर ड्यू टू ईडी करेंट, आगे हम लोग ईडी करंट पढ़ेंगे। ईडी करंट क्या होता है, कोई भी मटेरियल में होता है, ध्यान से देखिए। ईडी करंट आपको मैंने पहले ही बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ कि मान लेते हैं इसके थ्रू जो है अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, तो इस मटेरियल में क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि ये फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इस मैग्नेटिक मटेरियल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो उस मैग्नेटिक मटेरियल का ऑफकोर्स इसका भी अपना रेसिस्टेंस होगा, तो उसके चलते उसके अंदर में ही एक करंट फ्लो करने लगता है। ओके, तो करंट फ्लो करने लगता है तो उसके चलते लॉसेस हो सकता है। ओके, तो इसी को कहते हैं ईडी करंट लॉस। ओके, तो उसी को हम लोग कहते हैं ईडी करंट लॉस, उसके चलते भी ईरर हो सकता है क्योंकि कुछ एनर्जी यहाँ पे वो अब्जॉर्ब कर लिया। गॉट इट। उसी तरह जो है आगे हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस भी पढ़ते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस क्या हुआ? ओके, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल में जो है, आप डिटेल में ये सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो उस मैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी भी डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके अकॉर्डिंग हिस्टेरेसिस लॉस होता है। ओके, कोई मैग्नेटिक मटेरियल जो है कितना अच्छा है कितना खराब है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हिस्टेरेसिस लॉस होता है, उसके चलते भी ईरर आ सकता है ना। डोंट वरी अबाउट द हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट, इसको हम लोग डिटेल से एक्सप्रेशन के साथ बात करेंगे। ओके,
बट यहाँ पे जहाँ भी आपका आया एसी के लिए, तो एसी जैसे ही आएगा तो वैसे ही आपका जो है हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस होना ही होना है। गॉट इट? आई थिंक नो प्रॉब्लम। स्टडी कीजिए आप एक बार, उसके बाद आपको जो है धीरे धीरे ये आपको एहसास हो जाएगा। ओके।